जय हिंद दोस्तों, माधव पहल अकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वर्तमान में इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ। साथ ही साथ में आप लोगों को पेड क्लासेस देता हूँ। राज्य के सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे क्लास ले रहे हैं और आप मेरे टीचिंग स्किल को यूट्यूब में भी देख लेना। और अभी भी लाइव में आपको पढ़ाने की शैली को बताऊँगा कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है। 6 PSC मेंस मैंने लिखा है। PSC 2022 में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पेपर में 140वां स्टेट रैंक मैंने लाया है। आप PSC की साइट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे एग्ज़ाम भी मैंने निकाला है। ग्रुप C ग्रुप D भी 2-2 बार निकाला है। साथ ही साथ में 6 बार CGPSC मेंस मैंने लिखा है और 1 बार इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। और वर्तमान में क्लासेस माधव पहल अकेडमी के माध्यम से 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन मैंने करा लिया है और 10 साल से मैं टीचिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। आप पहले ये देखिएगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, वो मैं बताऊँगा, लेकिन उसके पहले रेलवे की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आपको सुनना चाहिए। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है इसका जो नोटिफिकेशन, उसको समझने के लिए आपको ज़्यादा सर नहीं फोड़ना है। मैं सिर्फ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा और इसमें देखने को कुछ नहीं है। ठीक। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, इसका फॉर्म कब भराएगा ये देख लेना। लास्ट डेट कब है ये देख लेना। कास्ट सर्टिफिकेट कब, जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, कैसे कराना है वो बता दूंगा। क्या पढ़ना है वो बता दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कोर्स लो या ना लो, लेकिन कोर्स क्या करेगा, आपको एक गाइड करेगा। और जो कोर्स मैं आपको दूंगा, चूँकि मैं खुद रेलवे पे हूँ, NTPC की पोस्ट पे हूँ और PSC के फील्ड का अनुभव रखता हूँ, 6 मेंस का, 140वां रैंक का, तो जो मैं कोर्स दूंगा तो छत्तीसगढ़ के बच्चों की एक बेनिफिट इसमें ये हो जाएगा कि उसमें मैं छत्तीसगढ़ का वृहद छत्तीसगढ़ कंटेंट मैं डालूंगा और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे भी वो मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। मतलब PSC भी उसमें कवर होगा, व्यापम भी उसमें कवर होगा और स्पेशली जो रेलवे का कंटेंट है वो भी उसमें रहेगा NTPC का। NTPC से मुख्यतः कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो GS सेक्शन जनरल अवेयरनेस से आएगा, मैथ्स से आएगा और रीजनिंग से आएगा और करंट अफेयर से। मेनली यहीं से आएगा, 4 सेक्शन से। ठीक। जो GS है उसमें आपको पूरे इंडिया का इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, ये सारा चीज़ शामिल रहेगा, कल्चर इत्यादि। ठीक है। और मैथ्स, रीजनिंग, इस पे थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना है क्योंकि आप लोगों के पास में इतनी बड़ी भर्ती का मौका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन GS कहाँ से पूछेगा इसकी गारंटी नहीं, इसीलिए मैंने पूरे GS को इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है। मतलब इसके अलावा GS में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऐसा मैंने इस कंटेंट को बनाया है। और छत्तीसगढ़ के बच्चों को स्पेशली ये बेनिफिट होगा कि वो PSC और व्यापम की भी तैयारी इसी कंटेंट में कर सकते हैं, क्योंकि वही GS स्टैंडर्ड लेवल का GS जो PSC में पूछा जाता है, वही स्टैंडर्ड लेवल का GS मैंने इसमें आप लोगों के लिए इनपुट किया है, आप लोगों के लिए इनबिल्ट किया है। चलिए देखते हैं। कभी भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट के एग्ज़ाम आप देखोगे तो ये सेंट्रलाइज्ड जो नंबर होता है, ये याद रखना 52024। अभी आप इसी की बात कर रहे हो। ये जो नोटिस, एम्प्लॉयमेंट नोटिस का नंबर होता है। ठीक है। अब मैं चूँकि खुद रेलवे पे, इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ, तो मुझे पता है कि इसके कंटेंट कैसे पूछाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और आपको बताऊँगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहले इस बात को समझो, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन के बारे में आपको ये जानना पड़ेगा कि मेजर जो चीज़ है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप इससे क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एप्लीकेशन जो आप डालोगे, तो एप्लीकेशन का डेट कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके लिए पहले मैटर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको बच्चों कुछ नहीं करना है। अब भी जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो तुरंत इस वीडियो को देखते ही आपको फॉर्म को भर लेना है। जब जागो तब सवेरा। अगर आप लेट करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखिए, ये 14 सितंबर 2024 से फॉर्म भरना इसका चालू हो गया है। कब से? 14 सितंबर 2024 से। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्लोजिंग कब होगा रजिस्ट्रेशन का? ये 13 अक्टूबर को हो जाएगा। तो आपके पास फंडामेंटली आज से अगर काउंट करें तो आपके पास में मतलब 15-17 दिन अभी और, मतलब आपके पास में 18-20 दिन हैं।
तो आप समय बर्बाद क्यों करें। कई बार सर्वर का इशू आ जाता है, तो कई बार कुछ और चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाता है। बस यही दो चीज़ देखें, बाकी कुछ मत देखें, क्योंकि इधर का जो डेट है वो सब में अपना समय मत बर्बाद करें। विंडो कब क्लोज होगा, कब आप एडिट कर सकते हैं, गलती करना ही नहीं है तो एडिट की बात हम क्यों करें। ये 2 डेट आप दिमाग में रखें। गलती कोशिश ये करें, सीखने का सिर्फ 2 तरीका होता है बच्चों, जो मेरे अनुभव है, जो मैंने सीखे हैं। अगर मैं चाहता तो पीएससी में जो 140वां रैंक लाया था उसमें मैं टॉप कर सकता था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता था। आप खुद सोचिए कि इतने लोगों के बीच में 140वां रैंक आना, मतलब कई लोगों के लिए छोटी बात होती है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। मैं चाहता तो अच्छा रैंक ला सकता था। मैंने गलती क्या किया, उस दौरान मैं ड्यूटी कर भी अपने सर्विसेज को निभाता रहा, उस दौरान मैं कोचिंग भी पढ़ाता रहा, और उस दौरान मैं उसको ना पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ाने में बिज़ी हो गया। इसीलिए उसकी आप तैयारी करें ना, उसको अच्छे से फोकस करके दें। पता चला कि आप दुनियादारी के काम में फंसे हो, पर्सनल रिलेशनशिप में फंसे हो, नौकरी में फंसे हो, तैयारी करोगे तो नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, है ना। टाइम देना ही है। 2 तरीके हैं सीखने का, या तो किसी के असफलता से सीखो, जो कि सरल काम है, अगर कोई फेल हो गया तो उससे देख के सीखो। दूसरा सबसे कठिन काम है, जो कि बहुत भारी और महंगा पड़ता है, मुझे पड़ा है, नहीं तो मैं आज सहायक अनुसंधान अधिकारी रहता। 6 मेंस मैंने जो पीएससी लिखा उसमें सेलेक्टेड रहता। टाइम अगर मैं नहीं दूंगा तो कहाँ से वो मुझे रिजल्ट देगा, वो तो टाइम चाहिए ना। लेकिन हाँ, मैं अपने जॉब से और अपने कोचिंग से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उधर फोकस नहीं करता, क्योंकि टीचिंग इज़ माई पैसन। सबका अपना तरीका होता है, पैसन होता है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि एक तो आप दूसरे की गलती से सीखो, दूसरा खुद गलती करके सीखो। तो दूसरा गलती बहुत भारी पड़ता है, इसीलिए वो गलती आप ना करें जो मैंने किया। ठीक है, अब सीधा आगे मुद्दे की बात करते हैं। दुनियादारी पे नहीं जाना है आपको। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, है ना। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है बच्चों, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो ये चीज़ जान लीजिए कि आपको कॉमर्शियल का भी काम करना पड़ सकता है, टिकट कलेक्शन का भी काम करना पड़ सकता है। इनिशियल जो बेसिक जो सैलरी होगी 35,400 रुपया, तो ये टोटल जब फाइनलाइज करोगे तो ये कितना पहुँचेगा, लगभग 55,000 रुपये स्टार्टिंग में पहुँचेगा। ठीक है, ये ऐसे दिखा रहे हैं, वो खाली पे स्केल का रेट है वो, है ना। तो इस बात को समझिएगा। स्टेशन मास्टर ये भी सेम स्केल है, लेकिन ये भी स्टार्टिंग में 55 से 58,000 के आसपास सैलरी आपके हाथ में आएगी। ठीक, हमें खुद स्टार्टिंग में उतनी मिलती थी। सैलरी अच्छी रहती है, आप लोगों को पता है, और सर्विसेज मेडिकल ये सब अच्छा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कोर्स लो, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इतना बड़ा भर्ती आया है उसको ना छोड़ें। उसके बाद गुड्स गार्ड का, या गुड्स गार्ड का नाम बदल कर आज के समय पे ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। पहले गुड्स गार्ड होता था, तो अभी ये ट्रेन मैनेजर का पोस्ट है। 29,002 का बेसिक है। ठीक, तो इस बात को समझो, इसकी भी सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इसमें अलाउंसेस बहुत होता है। ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, बहुत सारे अलाउंस मिलता है। तो ये सैलरी गुड्स गार्ड का तो इनसे भी ज़्यादा चल जाता है, भले बेसिक कम है लेकिन इनसे ज़्यादा सैलरी बनता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ये भी एक अच्छी सैलरी देता है, लगभग 52 के आसपास आपका सैलरी इसमें जाएगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये भी आपका सेम चीज़ है, 50 से 52 के बीच में जाएगा। यहाँ पे एज क्राइटेरिया लिखा है, और 33 तो मैक्स टू मैक्स है, लेकिन आपको जो छूट मिल रहा है उसको आपको इसमें जोड़ लेना है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। टोटल वैकेंसी कितना है अपने पास, 8,113 इसके लिए है। ठीक, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दुनियादारी पे फोकस ना करें, सीधा सीधा आप लिंक पे जाएं और अपने पसंद का कोर्स लें। पीएससी व्यापम की करेंगे तो पीएससी व्यापम की ले लें। अभी मैं टीचिंग का एग्जांपल भी दूंगा लाइव, कि कैसे पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को, वो भी मैं बताऊँगा इसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। हाँ, अब देखिए, अब आपको समय वेस्ट नहीं करना है। इसके 2 स्टेज होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके 2 स्टेज होगा एग्ज़ाम का। पहला जो होगा CBT 1 होगा, दूसरा होगा CBT 2 होगा। तो बस CBT 2 में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी है उसके 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बुलाया जाएगा, 15 गुना को। ठीक है, बस ये 2 बातें आप याद रखो। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्किल टेस्ट की जब बात आती है, मतलब टाइपिंग का, टाइपिंग स्किल टेस्ट 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, तो 8 गुना जितना वैकेंसी उसके 8 गुना को टाइपिंग टेस्ट वालों को बुलाया जाएगा जब टाइपिंग की बात आती है। तो बस अब मैं ज़्यादा इसमें आपको घुमाऊंगा नहीं। 48 देखो 78 पेज है, उसमें इतना भटकना नहीं है, सीधा सीधा काम की बात आपको देखना है।
अभी आप लोग कुछ मत करो, अभी आप अपने छात्र धर्म को निभाओ और अच्छे से आप पढ़ो। बाकी कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ आपके लिए इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सीधा सीधा से आप लोग इस चीज़ को समझ लो, अपर लिमिट ऑफ, देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से जनरल का और ईडब्ल्यूएस का यहाँ 1989 से 2 जनवरी 1989 से यहाँ से काउंट कर रहा है, ठीक है। और 18 से 36 तक के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का 86 से काउंट कर रहा है, SC ST को 84 से काउंट कर रहा है, ठीक बस। और लोअर जो लिमिट है, कम से कम 2007 वाले 1 जनवरी के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2004 2002 ऐसे बच्चे नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि एज क्राइटेरिया पूरा उनका नहीं हुआ रहेगा। लेकिन जब रिलैक्सेशन की बात आती है तो OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर का मतलब समझते हो, अगर किसी की इनकम, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि मैं सेंट्रल एम्प्लॉय हूँ, तो मैं ये इसका छूट नहीं ले पाऊँगा 3 साल का। मान लीजिए मेरी 11 लाख है, उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, या मान लो मेरा 6 लाख है, जो भी है, तो आप समझ लेना कि मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। उसी तरीके से SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, ठीक। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो सेना इत्यादि से रिटायर हो चुके हैं उनको 3 साल का दिया गया है, ठीक है। बस फिजिकल हैंडीकेप जो यहाँ पे है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस का है तो 10 साल, OBC का है 13 साल, SC ST को 15 साल, और जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40 साल। आप दहेज मतलब वो सब छोड़ो, बस इतना देखो यार, तुम्हारा अभी जो समय है ना, उसमें दिन दुनिया के कानून में मत जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए मैं ज़्यादा वो सबको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको फ़ी कितना लगेगा, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फ़ी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो इट सीरियल नंबर 2, मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो PWD जो होगा उनके लिए, महिलाओं या फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंग जो आप समझ सकते हो, या एक सर्विसमैन कैंडिडेट, और जो SC ST या माइनॉरिटी से जो आते हैं कम्युनिटी से, या इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लास के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या बोला है, देखो, दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड, याद रखना इस पॉइंट को, ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस इज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ, इसका CBT में जब आप बैठोगे उसके बाद से क्या होगा, ये वापस हो जाएगा। सिर्फ पैसा जो कटेगा नेट हैंडलिंग का कटेगा, ये 250 रुपये, ये बात को आपको याद रखना है। बाकी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या करो, अब इसमें एक चीज़ को देख लो, ठीक है, मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वेट करो। अगर रेलवे आप यहाँ तक आ गए हो, मतलब आपको आगे बढ़ना है, तभी आप आए हो। मैं खुद रेलवे में हूँ और NTPC में ही हूँ, तो इस बात को समझना है आपको, इस बात में आप आगे जाना है। देखिए, जो मेन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो है स्टेज 1 की बात। जनरल अवेयरनेस क्या होता है मालूम, जो GS होता है, या सामान्य जागरूकता, कितने जागरूक हैं आप देश विदेश के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, इस चीज़ को जनरल अवेयरनेस कहते हैं। इससे 40 क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। गणित के 30 और आपका रीजनिंग के 30 आएगा, टोटल 100। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये मत सोचो कि 40 है तो एकदम छोटा नंबर है, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। इतिहास, संविधान, इतिहास के 3 भाग, संविधान के भी आर्थिक सामाजिक अलग अलग भाग हैं पूरे, ठीक है, पॉलिटी के। फिर उसके बाद में संस्कृति हो गया, पर्यावरण हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा GS पढ़ेंगे, और सब में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आएगा, तब जाके वो 40 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर, ठीक है, इस बात को याद रखना। 90 मिनट में आपको ये सब चीज़ को हेल्प करना है, अपने आप को आगे लेके जाना है 90 मिनट में, मतलब 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। गणित के 30 रहेंगे और रीजनिंग के 30 रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है CBT 1 का, जो कि मेरे कोर्स में है। चूँकि मैं खुद कहना चाहिए कि C और D आराम से निकाल के बैठा हूँ, 6 बार मेंस लिखा हूँ, 140वां PSC रैंक लाया हूँ, 1 बार इंटरव्यू दिया हूँ, कंटिन्यू 250 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, है ना। और सेट वेट में भी और टेट वेट में भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, आप यूट्यूब में जाके देख लेना, ठीक। तो ये सारा सेक्शन ही आपको CBT 1 में क्लियर करना है। ये कॉमन चीज़ है जो कि आपको निकालना ही है, तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स 90। अब देखिए, जो डिसेबल जो लोग होंगे उनको 120 मिनट यहाँ पे दिया जा रहा है,
ठीक है, डिसेबिलिटी जिनके पास में अगर है पीडब्ल्यूडी की उनके लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मेंशन करने वाली चीज़ है या जो दिमाग में रखने वाला क्या है वो है 1/3 मार्क्स। ये क्या होगा, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो ना बच्चों तो ये नंबर कट जाएंगे, 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो 0.33 मार्क्स कट जाएंगे, इस बात को आपको याद रखना है एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है, इतनी आपको बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, ये तो हो गया आपका CBT 1 का। अब आते हैं CBT 2 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, CBT 2 में फिर क्या होगा, मैंने बताया 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बुलाया जाएगा। और ये भी वही चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है, अर्थात जो आप पढ़ रहे हो उसी चीज़ का थोड़ा एडवांस लेवल यहाँ पे पूछा जाएगा। इसीलिए मैं जो NTPC का कोर्स करा रहा हूँ रेलवे का, उसमें PSC व्यापम के लेवल से भी ऊपर का लेवल मैंने डाल दिया है जो रेलवे में पूछा जाता है, ताकि आपको PSC व्यापम का GS भी पूरा रेडी हो जाए। क्योंकि GS में 200 नंबर का तो GS आता है PSC में, और आपका रेलवे का कंटेंट मतलब आपका PSC प्लस व्यापम और रेलवे तीनों इस एक फीस में कंटिन्यू होगा। और केवल आपको रेलवेज का करना है, PSC व्यापम के लेवल का नहीं पढ़ना है या उसका बाद में करना है, या उसको करना ही है तो अभी से करो, नहीं तो बाद में करना है तो उसका भी अपने पास में व्यवस्था है। आप हमसे बस व्हाट्सएप में संपर्क करें, कॉल ना करना, एक साथ बहुत कॉल आते हैं। ठीक है, तो हर बार हमारा जो मैनेजर है वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता, लेकिन व्हाट्सएप करोगे तुरंत बल्क में रिप्लाई जाता है। और आप लोग को पता होगा कि मेरे व्हाट्सएप में डेली मतलब 200-300 मैसेज तो आते ही हैं। बर्थडे के दिन तो फिर 4000-5000 चल जाएगा, टीचर्स डे में भी 2000-3000 चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 50 क्वेश्चन। देख लो, यहाँ पे थोड़ा वेटेज को बढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ 100 नंबर का था, ये 120 क्वेश्चन आ रहा है। और मैथमेटिक को जो 30 था उसको 35 कर दिया है, इसको भी 35 कर दिया, 35 दूनी 70 तो यही हो गया। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, लेकिन 50 का मालिक यही है, क्योंकि रीजनिंग लगभग सरल रहता है, सभी से बनता है। GS उसी से बनेगा जो डीपली बहुत अच्छे से GS को पढ़ा रहेगा। और यकीन मानिए GS में आपको जिस लेवल का मैं कंटेंट दे रहा हूँ उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। गणित तो ऐसा है कि वो कुछ भी पूछ देगा, मतलब वो 0.4 का 4 गुना % निकाल के बोलेगा कि इसको 25 लोगों में बांटो। हो सकता है 0.2 का वो जैसे 4 गुना % निकाले और 4 गुना करने के बाद में 25 लोगों में बांटने को बोले, तो गणित का कोई माँ बाप नहीं है। तो ये चीज़ें, तो ये बस 2 चीज़ों को याद रखना, एग्ज़ाम भरने के टाइम को याद रखना, 10 तारीख लास्ट डेट है, उसको याद रखे रहना और आगे बढ़ो, क्योंकि ये वैकेंसी इतनी बड़ी बच्चों दोबारा नहीं आएगी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ fill up the form. Either it is your choice, you want to take my courses या you don't want to purchase my paid classes, doesn't matter, but the matter is what the post will never come another time, because गवर्नमेंट तो क्या करेगी, अपने हिसाब से चलाएगी। और गवर्नमेंट को पता है कि अभी चुनाव नहीं है, जब चुनाव रहेगा तब आपको 5 साल बाद फिर वो चीज़ देखने को मिलेगा। और फिलहाल अभी तो कोई चुनाव नहीं है सेंट्रल लेवल पे, है ना, और स्टेट लेवल का तो इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल किसी भी स्थिति में इस मौका को जाने ना दें। याद रखेंगे, ये केवल एक भर्ती नहीं है, ये मत सोचिए कि इतने लोग एग्ज़ाम देंगे। आप ये सोचिए कि इसमें से 8113 में से आपको केवल एक पोस्ट लेना है, उस बेसिस पे काम कीजिए, उस फंडा पे काम कीजिए। मैं कभी भी कोई एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा सक्सेस रेशियो जो है लाइफ में, चाहे वो कोचिंग में देख लो, चाहे आप, कई एजुकेटर क्या करते हैं, नौकरी छोड़ के कोचिंग पढ़ाते हैं, या कई ऐसे हैं जो सिर्फ कोचिंग पढ़ाते हैं, नौकरी या तो उनको मिलती नहीं या तो फिर उनको लगती नहीं, या वो उसी पे फोकस करते हैं। बट मैं मानता हूँ कि हर एक स्थिति में स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। गीता में एक वाक्य है कि अर्जुन को कहते हैं कृष्ण कि हे पार्थ, प्रत्येक स्थिति में अपने आप को स्थित प्रज्ञ को की स्थिति में आप ढालो, अर्थात प्रत्येक स्थिति में अपने आप को बैलेंस कर लो। तो आप क्या करो, टाइम को, अपने जो भी टाइम है और जॉब है उसको बैलेंस करो। ये नहीं है बच्चों कि आप जॉब कर रहे हो तो तैयारी नहीं कर सकते, या ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो जॉब नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों को करो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, फिर 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, वो अलग 2 घंटे लगभग उसमें मेरे 40 किलोमीटर के डेली के सफ़र में वेस्ट होते हैं। और सिटी से मैं जानबूझ के दूर रहता हूँ, मुझे पॉल्यूशन फ्री नेचुरल प्लेस पर रहना पसंद है, इसीलिए मैं सिटी से थोड़ा दूर रहता हूँ, रायपुर से काफ़ी दूर रहता हूँ 20 किलोमीटर में, और 20 जाना 20 आना,
उसके बाद भी 6 से 8 घंटे की क्लासेस मैं डेली बच्चों को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिल जाता है ऑफिस में, मैं उस पर पढ़ लेता हूँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी को जिसने सही रूप में उपयोग किया वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, मैं मोबाइल से ही लैपटॉप रखे रहता हूँ बैग में, उससे पढ़ लेता हूँ और पढ़ के इवनिंग में क्लास ले लेता हूँ। अब मैं जैसा कि आपको कहा था कि मैं आपको लाइव बताऊँगा पढ़ना कैसा है। जैसे कि उदाहरण के लिए, चूँकि जस्ट अभी मैंने संविधान पढ़ाया है तो उसी संविधान निर्माण और उसके अप्लाई कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है उसको पढ़ा रहा था मैं। तो मैं उसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने के टेक्निक को समझा रहा हूँ। जीएस को कैसे डील करें। जीएस पीएससी में भी आएगा, व्यापम में भी आएगा और एक बड़े लेवल पे आएगा। पीएससी में 100 नंबर का 200 नंबर का आएगा जीएस, जिसमें करंट अफेयर इंक्लूड रहता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी पीएससी में आते हैं, इसीलिए इसमें मैं छत्तीसगढ़ के भी कंटेंट को शामिल कर दिया हूँ। देखिए, जब संविधान निर्माण की आती है बात, तो उसके लिए जो भारत का जो संविधान सभा था उसने क्या किया था, उसका गठन के लिए आपको एक नाम सुना होगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई और उसी के तहत इस बात को स्वीकार किया गया कि अब भारत के संविधान को बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए। तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने दिया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो भी बनेगा, जो भी सभा बनेगी उसका गठन तो करना है, लेकिन इसमें एक आधार माना गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्षेत्र से कितना भी पॉपुलेशन है और वहाँ से उठा लो, नहीं। एक स्टैंडर्ड डायमेंशन इन्होंने बनाया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुनना है। और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसमें अपना सहमति नहीं दिया। इस संविधान सभा में स्टार्टिंग में हम इसमें भाग नहीं लेंगे करके वो शामिल नहीं हुए। तो एनालिटिकल तरीके से सोचो, एकदम शुरुआत से, खाली रटो मत। अब उसमें बात क्या आया, संविधान सभा तो बनना है, लेकिन कैसे बनी? तो संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों की संविधान सभा में एक चर्चा हुई। समझना बात को ना। तो 389 मेंबर थे इसमें, लेकिन कैसे थे, क्या थे, इस पे मैं आपका फोकस कराता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, जब बात आती है संविधान सभा की, तो इस मेंबर के इस पैमाना को समझिए। 389 मेंबरों की भी बात हो रही है, जिसको आपको क्या करना है बच्चों, अलग अलग खंड में तोड़ना है। तब आप इसको समझोगे कैसे। मैं एक डेमो दे रहा हूँ लाइव कि कैसे पढ़ना है। 389 कुल मेंबर जो थे संविधान सभा में, उसमें से 3 भागों में इसको बांट दिया। ब्रिटिश प्रांत के मेंबर को अलग बांटा, चीफ कमिश्नर जो एरिया था आयुक्त वाला, उसके मेंबर को अलग बांटा, जो कहना चाहिए कि देशी रियासत थे, देशी रियासत हमारे देश के रियासत के प्रमुख, उनकी कैटेगरी को अलग बांटा। तो कैसा, 292 ये जो था ब्रिटिश प्रांत का था, 4 जो था वो चीफ कमिश्नरी एरिया से था। ठीक है, 4, और जो 93 था ये देसी रियासतों से था। कहाँ से था? देसी रियासतों से। तो इस तरीके से तोड़ो कि रटने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ो, कूल होके पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। तो इतने मेंबर को यहाँ पे शामिल किया गया और यहाँ पे क्या हुआ, उनका परोक्ष रूप से, जैसे परोक्ष को क्या बोलोगे, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ। 10 लाख के में से एक आदमी को उठा के रख लिया और इन लोगों को संविधान सभा में बैठा लिया। और इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कि जस्ट अभी इस क्लास को मैं डील किया हूँ तो और अच्छे से मुझे याद है। और याद वाली बात क्या है, खाली रटना नहीं है, फंडा को समझना और ऐसे मेंस में लिखना है इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद में एक दौर आया, लोगों को पता चला अगले साल जस्ट कुछ दिन में कि अब देश विभाजन होने वाला है। अब विभाजन आ गया 1947 में, चूंकि ये बात 1946 की बात है। कब की बात है? 1946 की। कुछ दिन बाद में फिर क्या हुआ, सितंबर के बाद में फट से अब हमारे पास में देश विभाजन की चुनौती आ गई सामने। ये भारत और पाकिस्तान वाला 2 भाग में तोड़ो वाला द्विराष्ट्र का सिद्धांत बोलते हैं इसको, 1947। इस समय पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इस समय पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और विभाजन की योजना पर आधारित सदस्यों की संख्या कहते हैं, अर्थात संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। तो सदस्यों की संख्या अब यहाँ पे 389 से कट के 324 हो जाते हैं। कितना होता है? 324। अब
इनमें से आपको याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि जो 3 to 4 थे, इनमें से कितने सदस्यों ने संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी, तो संविधान का जब हमारे पास में प्रारूप फाइनल आया तो संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो 324 में से 299 लोगों ने क्या किया, संविधान के फाइनल प्रारूप पे हस्ताक्षर किया। क्योंकि आधा चीज़ तो यहाँ पे 46 में ही संविधान का पूरा काफ़ी चीज़ लग गया था, बन गया था। फिर बहुत सारे लोग, हालांकि पूरा संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है, लेकिन इतने लोगों ने सहमति बताई और बोला कि हम वेट करेंगे और धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अलग अलग देशों से कहीं से मूल अधिकार ले लेंगे, कहीं से मूल कर्तव्य ले लेंगे, कहीं से आपातकाल ले लेंगे, कहीं से नीति निर्देशक तत्व ले लेंगे। इस टाइप का उन्होंने ये सब बातें यहाँ पे सहमति अपनी जताई, क्योंकि विभाजन के बाद में सदस्य कम हो गए। कुछ लोग जो मेन नेता थे वो समझ लो पाकिस्तान के हो गए, तो 389 से घट के कितना हो गया, वो 324 हो गया। अब संविधान सभा की फिर पहली बैठक कब हुई बच्चों, तो इसके बाद आता है बैठक का दौर। तो बैठक का दौर कैसे आएगा, अब इसमें कहा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक में प्रमुख मुद्दे की बात होगी। तो ठीक है भाई, प्रथम बैठक कर लेंगे। तो प्रथम बैठक की बात जब आती है बच्चों, कब हुआ प्रथम बैठक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पहली बैठक कब हुआ और किसने इसकी अध्यक्षता की। हालांकि ये अध्यक्षता अस्थायी होगा। 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई, बैठक हुई। कब, 9 दिसंबर 1946। बैठक से क्वेश्चन आता है तो चर्चा तो करना पड़ेगा ना। और इसके जो अध्यक्ष हुए बच्चों, उसका क्या नाम था बच्चों, ये सच्चिदानंद थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मतलब पहली बैठक हुई यहाँ पे। इसके बाद में भैया ये तो अस्थायी अध्यक्ष बन के पूरा शासन प्रशासन की बात करने लगा। फिर बोले कि भैया किसी एक को तो हस्ताक्षर करने के लिए स्थायी अध्यक्ष चाहिए। ये तो क्या है, अस्थायी तरीके से 9 दिसंबर को बैठा हुआ है। फिर उसके बाद में दूसरा बैठक हुआ। क्या हुआ, दूसरा बैठक हुआ। और इस बार जब दूसरी बैठक हुआ 2 दिन बाद, ये 11 दिसंबर को हुआ बच्चों। कितने दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये दूसरी बैठक में उनको निर्वाचित किया गया। क्लियर, ये प्रथम बैठक की बात। ये द्वितीय बैठक की बात। द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, अध्यक्ष निर्वाचित किया गया बच्चों। अब होता है तीसरी बैठक या तृतीय बैठक बच्चों। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। जब तीसरी बैठक जब होता है, ये भी 2 दिन बाद होता है। 9 के बाद 2 11, 11 के बाद 2 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक होता है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू को भैया यहां पे उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का मौका मिलता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन क्या किया, अपना उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो वर्तमान का प्रियम्बल जिसको आप कहते हो, वर्तमान का प्रस्तावना जिसे आप कहते हो, जिसमें संविधान के उद्देश्य समाहित होते हैं, वही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अब धीरे से क्या हुआ, अब बोला कि संविधान बनाना है, ये तो क्लियर हो गया। और डाटा भी तैयार हम कर लिए हैं आधा, और कुछ और कर लेंगे, क्योंकि डाटा पहले से ही 1935 के अधिनियम में शामिल थी। 1935 के अधिनियम से आधा डाटा तो यहीं से, मैक्सिमम 65 से 70% डाटा तो यहाँ से चोरी किया गया, कॉपी किया गया, सुधार कर करके, थोड़ा अमेंडमेंट कर करके। अब इसके बाद में बात आया कि प्रारूप समिति का गठन किया जाएगा। और प्रारूप समिति की गठन कब किया गया बच्चों, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ने कहा कि एक ऐसी कमेटी होगी जो संविधान बनाने के लिए प्रारूप का निर्धारण करेगी। क्या करेगी, प्रारूप का निर्धारण करेगी। और इसके लिए उसके 4-5 प्रमुख समितियों का नाम बता रहा हूं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया भैया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर।
ये क्या हुआ, अध्यक्ष बने और इन्होंने अध्यक्षता को प्रारूप समिति का क्या हुआ, इन्होंने निपटाया। और ये जो समिति बनी कब बनी, 29 अगस्त 1947। याद रखना डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 29 अगस्त 1947 को तो ये अंबेडकर अध्यक्ष बने। अगले और जिम्मेदार पद पर कौन बैठे, तो संविधान सभा के संचालक के पद पर बैठे। और संचालक किसे बनाया गया बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके संचालक के रूप में प्रारूप समिति के बाद इनको चुना गया बच्चों। समझ रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में संविधान समिति का 2 भागों में फिर डिसाइड हुआ, डिवीजन हुआ। एक संघ की संविधान समिति, एक छोटे छोटे राज्य में जो भारत बिखरा हुआ था उस प्रांतीय संविधान समिति नाम दिया गया, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे बटे राज्यों को एक होना पड़ेगा। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने भैया, तो संघ के संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने भैया, संघ का संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। और प्रांतों के, क्योंकि प्रांत क्या था, प्रांतीय बहुत अलग अलग उसमें बटा हुआ था, छोटे छोटे खंडों में प्रांत बटा हुआ था। तो प्रांतीय संविधान समिति, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, प्रांतीय जो संविधान समिति था, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। इसको प्रांतीय का जिम्मेदारी दिया गया और ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बने। बोले कि पूरे प्रांतों को एकीकरण कर दो, इसीलिए देशी रियासतों का एकीकरण की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है बच्चों, सरदार पटेल की। इसके बाद में बोला कि जब संविधान का निर्माण होगा तो मूल अधिकार का जरूरत पड़ेगा, और मूल अधिकार के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान नहीं गए हैं, इंडिया में ही रह गए हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे दूसरे धर्म के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनके अधिकारों की रक्षा करने की बात आई। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको मिला, वो भी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने निभाया। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कि मूल अधिकार की जिम्मेदारी और अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी, ये भी अध्यक्ष बने अल्पसंख्यक विभाग का और मूल अधिकार समिति का सरदार पटेल। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान समिति बना, और धीरे धीरे 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण अंततः हुआ। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी, लेकिन धीरे धीरे 8 को बढ़ा के 12 कर दिया गया। एक तो पहला संविधान संशोधन में, दूसरा 52वां संविधान संशोधन में, तीसरा 73वां संविधान संशोधन में, चौथा 74वां संविधान संशोधन में। टोटल अब हमारे पास में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, तो टोटल 8 और 4 जोड़ दो भैया, तो 12 अनुसूची हमारे पास रेडी। 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, प्रथम वाला, फिर 52वें नंबर का, फिर 73वें का और 74वें का। तो 8 के बाद 9 10 11 12, टोटल अब 12 अपने पास अनुसूची रेडी। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिए, अंगीकृत भी किए, अधिनियमित करके कानून बनाए और आत्मा अर्पित भी कर दिए। तो इस तरीके से हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित। प्रस्तावना में क्या लिखा है, प्रस्तावना में कहते हैं ना कि मिति मार्गशीर्ष 2006 विक्रमी, बोलते हैं ना 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। 6 CGPSC मेंस का मेरा अनुभव, 2022 में 140वां स्टेट रैंक, छोटे मोटे 10-11 एग्जाम, वर्तमान में इंडियन रेलवे पे ठीक ठाक पोस्ट पे चल रहा है। ग्रुप सी में रेलवे पे वर्किंग हूँ,
250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है मार्गदर्शन के द्वारा, और आप भी अगले होंगे। बस मेहनत करने से ना चुकें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना मेहनत कर दें कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं।